कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्योंकि जो बच्चे लोग पहले कभी पढ़े होंगे वो लोग सोच रहे होंगे सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे पहले समझाना चाहिए था, और मैंने बोला था फर्क नहीं पड़ता है, मैं टाइम पे समझाऊंगा। समझाता हूं बच्चे, डोंट वरी। तो जी अंडरलाइन करो इसको, हेडिंग लिखो। चलो मैं बताता हूँ ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखें। हाँ जी सर बताइए। देखिए भैया, मैं जब पहले दिन से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं, मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट का डेफिनेशन, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है इट इज समरी ऑफ कैश, समरी ऑफ कैश। एक्चुअली मैं कंप्लीट डेफिनेशन नहीं बोल रहा था, इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या फिर और भी बोले तो कैश बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये पूरा जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना, इसको अगर मैं तोड़ूं तो इसमें तीन चीज दिखाई देगा आपको। एक दिखाई देगा कैश। कैश का मतलब, कैश का मतलब हमारा करेंसी नोट्स। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये तो इंडिया का है, तो करेंसी नोट्स मतलब इंडिया करेंसी नोट्स का बात कर रहा हूं मैं। तो करेंसी नोट्स मतलब अपना जो आपके पॉकेट में जो रुपया है, नोट है, वो गांधी जी का नोट जिसमें फोटो बना हुआ रहता है वो वाला, ठीक है ना। तो कैश का मतलब होता है करेंसी नोट्स, इसमें तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, नोट नोट। दूसरा इंक्लूड होता है इसके अंदर बैंक। बैंक का मतलब बैंक में जो हम लोग डिपॉजिट करके रखे हैं, ठीक है ना। हम लोग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, एक हो गया कैश, दूसरा हो गया बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस मतलब, बैंक बैलेंस मतलब बैंक में जो पैसा डिपॉजिट है, तो बैंक में पैसा डिपॉजिट है। कौन सा वाला भैया, एक होता है भैया सेविंग्स डिपॉजिट होता है ना भैया, एक होता है भैया आप जानते हो करंट अकाउंट खुलता है तो उसको करंट डिपॉजिट बोलते हैं भैया। और एक तो फिक्स डिपॉजिट कराते हैं बैंक के साथ, वो भी तो होता है, जिसको टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो बैंक मतलब तीनों। ना 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 ना, रुको रुको, समझो बात को। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन बनाता है, इंडिविजुअल आदमी या कंपनी? लिख के बताना मुझे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का दारोमदार किसके ऊपर है, जरा मुझे लिख के बताना। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना दारोमदार किसके ऊपर है? कंपनी के ऊपर। ये एक बात तो दिमाग में डाल लो, कंपनी सेविंग्स बैंक अकाउंट खोल ही नहीं सकता, तो यहाँ बैंक बैलेंस का मतलब सेविंग्स बैंक अकाउंट तो हो नहीं सकता। तो कौन सा होता है भैया? ये होता है करंट डिपॉजिट, क्योंकि सारे कंपनीज लोग ट्रांजैक्शन करने के लिए करंट अकाउंट खोलते हैं। अब सुने होंगे ये बात, करंट। तो जब मैं बैंक बैलेंस बोलता हूं तो बैंक का करंट डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट खोल के करंट अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो। ये फिक्स डिपॉजिट भी तो हो सकता है ना बच्चे। एक्चुअली फिक्स डिपॉजिट नहीं लेते, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट जनरली हम लोग लंबे टर्म के लिए कराते हैं। ये जो फिक्स डिपॉजिट है ना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाता है। कौन सा एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में? तो जब मैं बैंक बैलेंस बोल रहा हूं तो करंट अकाउंट में मेरा जितना बैलेंस है दैट इज इंक्लूडेड इन कैश। टेक्निकली ये दो को मिला के हम लोग कैश बोलते हैं। तीसरा जो चीज यहां पर आता है दैट इज कैश इक्विवेलेंट। सुनना ध्यान से, कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है समझाओ ना। कैश इक्विवेलेंट, देखो आप कहीं पर भी जाओ आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगा, कैश इक्विवेलेंट मतलब जो 3 महीना के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, बस बोल के खत्म। जो ऐसे 3 महीना में कैश में कन्वर्ट हो जाता है कैश इक्विवेलेंट। नहीं नहीं नहीं, ये सही डेफिनेशन नहीं है। नहीं बच्चे, सही डेफिनेशन मैं बताता हूं। सही डेफिनेशन क्या, जरा सुनो। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? कैश इक्विवेलेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो 90 डेज के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा कंपल्सरी। तो 90 डेज और आप 3 मंथ, बात एक ही है, के अंदर वर्ड पे ध्यान देना, वो इन्वेस्टमेंट
जो कैश में बदल जाएगा 90 डेज के अंदर अंदर या 3 महीना के अंदर अंदर, उसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नो भैया, एग्जाम्पल लेके बताओ, एग्जाम्पल लेके बताओ। चलो मैं समझाता हूं एग्जाम्पल लेके। भैया जैसे मैं बोला 3 महीना के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तुरंत एक बच्चा हाथ उठाया, बोले भैया मैंने AS13 पहले पढ़ा है, मैंने AS13 पढ़ा है, और AS13 में तो बोला था इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2 तरह का होता है। एक होता है भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और एक होता है भैया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सुना होगा आपने। मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं बच्चे, थोड़ा मैं टाइम लूंगा। मैक्सिमम लोग इसको 1 मिनट देते हैं, मेरे साथ थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि मैं आपको गहराई में समझा रहा हूं क्या होता है, प्रैक्टिकली समझ पाओगे। मैक्सिमम लोग मेरे को भी टोकेंगे भैया इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग AS13 मैंने पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में बोला इन्वेस्टमेंट 2 तरह का होता है, लॉन्ग टर्म और एक तो शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म को लोग वहां पर नाम दिया करंट इन्वेस्टमेंट। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो वो इन्वेस्टमेंट होता है जो मैं खरीदता हूं विद द इंटेंशन टू सेल इट आफ्टर 12 मंथ्स। मैं इस सोच के साथ खरीद रहा हूं कि मैं इसे 12 महीने के बाद बेचूंगा, तो वैसा इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टमेंट जो खरीदता हूं इस सोच के साथ, ये इंटेंशन के साथ कि मैं 12 महीने के अंदर अंदर बेच दूंगा, तो वो क्या होता है? शॉर्ट टर्म। हम बोला हाँ। तो भैया आप एक नया कॉन्सेप्ट खड़ा कर दिए कि वो इन्वेस्टमेंट जो 3 महीना के अंदर अंदर 90 दिन के अंदर अंदर मैं बेच दूंगा, उसको आप बोल रहे हैं क्या चीज? कैश इक्विवेलेंट। ये तो AS13 में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। AS13 में तो 2 ही तो डिविजन दिया हुआ है। सही बोल रहे हैं, आपका नॉलेज अच्छा है। तो भैया ये क्या है? ये क्या हो गया? अरे ये जो डिवीजन है ना कैश इक्विवेलेंट, ये AS3 में लिखा हुआ है, AS3 में। हाँ, तो आज के दिन आप बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट 3 तरह का होता है, लॉन्ग टर्म होता है, करंट इन्वेस्टमेंट होता है, और एक कैश इक्विवेलेंट होता है। एग्जाम्पल देके समझो, ऐसे नहीं होता भैया, ऐसे नहीं होता है। आपको समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल देके बताओ। ठीक है मैं बताता हूँ एग्जाम्पल देके बच्चे, ऐसा क्या है जी, क्या मैं समझाता हूँ। मान लीजिए मैं बिजनेस कर रहा हूं, अब बिजनेस कर रहा हूं तो कैश का आना जाना हो रहा है। मेरे पास मान लीजिए थोड़ा सा सरप्लस कैश पड़ा हुआ है मेरे बिजनेस में, ये सरप्लस थोड़ा एक्स्ट्रा कैश है। ये कैश है तो ले जाइए घर। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना, अ, ये कैश में को यूज आएगा बिजनेस में, 2-3 महीना बाद एक प्रोजेक्ट चालू करेंगे, उसमें लगेगा पैसा। समझ गया? तो एक ऑप्शन है मेरे पास कि मैं इसको ऐसी अकाउंट में पड़ा रहने दो पैसे को, किंतु भैया मेरे को अच्छा नहीं लगता पैसा खाली पड़ा रहे। तो मैंने क्या किया, इसको मान लीजिए मैंने बैंक में जमा करा दिया, डिपॉजिट करा दिया। मान लीजिए, समझ रहे हैं, डिपॉजिट करा दिया, 2 या 2.5 महीने के लिए करवा दिया कि कम से कम पड़ा रहेगा पैसा, कुछ नहीं आएगा। 2-2.5 महीना अगर रहेगा बैंक में तो कुछ तो लाएगा, 1000-2000, जितना है उतना ही अच्छा है ना भाई। आइडल फंड है, जितना पैसा दे अच्छा। तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, 2.5 महीना में वापस कैश में कन्वर्ट होकर मेरे पास आ जाएगा। ये जो डिपॉजिट कराया, सोच के बताओ, क्या ये लॉन्ग टर्म बोल सकते हो? नहीं भैया। आप इसको शॉर्ट टर्म भी नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलोगे? कैश इक्विवेलेंट। क्योंकि ये 3 महीना के अंदर अंदर कंपल्सरीली कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। भाई महीना तो 3 महीना के अंदर अंदर हो गया ना। तो एक और एग्जांपल दीजिए, वो आप लोग बचपन में सुनेंगे, इसका नाम मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी एग्जांपल है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी यही होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर बेच बाच के खत्म कर। एक और अच्छा एग्जांपल दो, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। अच्छा आप लोग प्रेफरेंस शेयर समझते हैं? प्रेफरेंस शेयर समझते हैं? अच्छा आपको पता है एक कंपनी को प्रेफरेंस शेयर इशू करने के कितने दिनों के अंदर रिडीम करना पड़ता है? लिख के बताओ तो जरा चैट बॉक्स में। प्रेफरेंस शेयर कितने दिनों के अंदर रिडीम करना पड़ता है? भैया प्रेफरेंस शेयर 20 साल के अंदर अंदर रिडीम करना पड़ता है, 20 साल के अंदर अंदर। नालायक लोग, एक दो बच्चे नालायक है। 20 साल के अंदर अंदर रिडीम करना पड़ता है, पता है?
मान लो एक कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर बहुत साल पहले इशू कर दिया और मार्केट में वो खरीद बिक्री चलता है, सेकेंडरी मार्केट में, शेयर मार्केट में। मेरा कंपनी क्या किया, इस कंपनी का प्रेफरेंस शेयर परचेज किया है, परचेज मान लो मैंने परचेज कर लिया 1 जनवरी 2020 को परचेज कर लिया। और सुनो, ये कंपनी का, ये प्रेफरेंस शेयर का फाइनल रिडेम्पशन डेट है मान लो 1 मार्च। कब रिडीम होगा भैया, कब रिडीम होगा? 1 मार्च। तो जरा सोचो, आज मैंने जो प्रेफरेंस शेयर खरीद लिया है, पक्का पक्का 2 महीना के अंदर अंदर 1 मार्च को ये ऑटोमेटिकली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं चाहूं भी प्रेफरेंस शेयर रखना, मैं रख पाऊंगा क्या? नहीं सर, ये तो 2 महीना बाद कंपनी रिडीम कर देगा, कंपनी पैसा दे देगा। कंपनी पैसा दे देगा तो प्रेफरेंस शेयर आपके पास नहीं रहेगा, आपको प्रेफरेंस शेयर देना पड़ेगा कंपनी को, और कंपनी आपको क्या करेगा? कैश। ये वाला जो प्रेफरेंस शेयर में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ये मेरा कैश इक्विवेलेंट है। समझ में आया? रटने का जरूरत नहीं बच्चे। तो याद रखना कि वो इन्वेस्टमेंट जो 90 दिन के अंदर, 90 डेज यानी 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश इक्विवेलेंट। भैया हम तो टेंशन में आ गए, हमें क्या हुआ? बोले भैया हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि 3 महीने में कन्वर्ट होने वाला है? वो बोलेगा शायद, बोलने का भी जरूरत नहीं है एक्चुअली, मैं तो बोलता हूँ तो देख के समझ में आ जाएगा आपको। ये कैसे? पहला, या तो वो वर्ड यूज कर देगा ऐसे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोल के लिख देगा तो समझ जाना, या फिर लिख देगा टेम्पररी इन्वेस्टमेंट। वर्ड पे ध्यान देना, क्या लिखा? टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, तो भी समझ जाना। या फिर वो लोग यूज कर देगा वर्ड कैश इक्विवेलेंट, तो भी समझ जाना कि इट इज योर कैश इक्विवेलेंट। तो कैसे पता चलेगा? या तो यूज कर दिया मार्केटेबल सिक्योरिटीज वर्ड, या तो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट बोलेगा, या तो डायरेक्टली बोल देगा कैश इक्विवेलेंट, तो समझ जाओगे। समझ रहे हो? या फिर आपको समझना पड़ेगा, समझो अभी जो नया बैलेंस शीट चल रहा है शेड्यूल 3 के हिसाब से, आपको पता है ना, आप लोग अगर बैलेंस शीट बनाए होंगे, बैलेंस शीट का एसेट साइड का मैं बात कर रहा हूं, आपको पता है ना, आप लोग 2 हेड बनाते हो, एक ऊपर में होता है नॉन करंट एसेट का, और दूसरा होता है करंट एसेट का हेड। पक्का आप जानते हो? इसके अंदर नॉन करंट एसेट में, याद करो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का हेड तो आता है। हाँ, इसमें लिखते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अगर कोई फॉर्मेट दिखा हो बैलेंस शीट का तो जानेगा ये बात। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट का एक हेडिंग बना हुआ रहता है, यहां पर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आता है। करंट एसेट के अंदर ही एक और हेड होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस हेड में आपका कैश बैलेंस आता है और बैंक बैलेंस आता है और इन्वेस्टमेंट आता है। तो वो इन्वेस्टमेंट जो इस हेड में लिखते हैं वो अपना कैश इक्विवेलेंट है। और इस हेड में कौन सा इन्वेस्टमेंट लिखते हैं? जो इन्वेस्टमेंट 3 महीना के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब सुनो, कई बार क्या होगा एग्जाम में पता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वर्ड यूज नहीं करेगा, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट भी यूज नहीं करेगा, कैश इक्विवेलेंट भी यूज नहीं करेगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। तो समझ जाना, अगर इन्वेस्टमेंट यहां लिखा है और यहां लिखा है, तब तो वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है। किंतु कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हेड में अगर कोई इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो कैश इक्विवेलेंट है। और आसान तरीके से बोलता हूं, सुनो, ये जो कैश कैश है, कैश ऐसे समझो, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा या तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। और कैश एंड बैंक के अगर नीचे कोई इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो वो कैश इक्विवेलेंट होता है। एग्जाम के लिए बता रहा हूं ये बात, सोच के देखो। अब बैलेंस शीट को विजुअलाइज करोगे तो समझ जाओगे मैंने जो बोला। देखो ना, विजुअलाइज करो। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो आता है बच्चे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो ऊपर आता है इसके, और नीचे में जो आता है वो कैश इक्विवेलेंट होता है। तो मान लो तो बैलेंस शीट बना के, मान लो आपको कंफ्यूज करने के लिए टी शेप बैलेंस शीट भी दे दे, तो ध्यान के रखना, कैश के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है।
तो कैश के अगर नीचे अगर कोई इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो वो आपका कौन सा इन्वेस्टमेंट है? कैश इक्विवेलेंट है। हाँ भैया, हम समझ गया कैश इक्विवेलेंट है। करेंगे क्या? अरे भाई वही आपका कैश एंड बैंक बैलेंस का पार्ट बन गया। तो जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो भैया वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा? भैया कैश इक्विवेलेंट कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है ये तो आप बताया ही नहीं। ना 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 ना, वो किसी भी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तीनों एक्टिविटी चुपचाप बनेगा। फिर हम लोग टोटल करते हैं, याद करो, नेट कैश फ्रॉम ऑल एक्टिविटी एड, ये जो ओपनिंग बैलेंस लिखोगे ना, इसमें कैश बैंक और कैश इक्विवेलेंट जोड़ के लिखोगे। करके जब तक क्लोजिंग वाला आएगा ना, क्लोजिंग बैलेंस, ये भी तीनों चीज जोड़ के आएगा, कैश बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट। जल्दी बोलो, क्या बात समझ आया? क्योंकि कैश इक्विवेलेंट बैलेंस है, और मैंने आपको पहले समझाया था, हम जो क्लासिफाई करते हैं एक्टिविटी, वो ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं, बैलेंस कभी क्लासिफाई नहीं होता। बैलेंस यहां आता है, बैलेंस बैलेंस कभी क्लासिफाई नहीं होता। कैश इक्विवेलेंट का तो बैलेंस मिलेगा आपको। इतना बोलने का जरूरत नहीं था, मैं एक लाइन में खत्म कर सकता था, पर मुझे लगा मुझे आपको डेप्थ में समझाना चाहिए कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। मेरा बात समझ में आया? अब मैं एक फाइनल बात कर रहा हूं, जरा सोच के बताना क्या होगा। ये देखो, ये मेरा बैलेंस शीट का एसेट साइड है। ये जो नॉन पता नहीं, नॉन करंट एसेट के अंदर में आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अगर कोई मूवमेंट होगा बच्चे, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। करंट एसेट में जो आपका करंट इन्वेस्टमेंट है, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई परचेस सेल होगा तो वो भी क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। किंतु परंतु कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हेड में यहां जो इन्वेस्टमेंट आता है, उसका परचेस सेल नहीं देखते, उसको चुपचाप उठा के उसको चुपचाप उठा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के साथ ले लेना। ओपनिंग वाला बैलेंस ओपनिंग के साथ, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग के साथ। सीई का मतलब कैश इक्विवेलेंट है बच्चे। यहां तक ठीक है? हड़बड़ी नहीं संदीप जी, मैं आपके सवाल का जवाब थोड़ा सा बाद में दूंगा, थोड़ा सा बाद में दूंगा, ठीक है? एक बार मैं लिखवाता हूं, एक बार देखो क्या है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। एक बार मैं आपको लिखवाता हूं थोड़ा सा पॉइंट, ठीक है ना? फिर और समझाएंगे एक बार, और नहीं समझ में आया तो एक बार लिखो मेरे साथ साथ। ये पॉइंट आपको लिखवाता हूं, फट से आप मेरे साथ ये पॉइंट लिख लो। हाँ ये लो। ओ ठीक है, चलेगा। देखो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS3 cash flow statement is the summary of cash, bank and cash equivalent। ठीक है, इसमें लिखो आगे, मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट। Meaning of cash equivalent. As per the provisions of Accounting Standard 3,
cash equivalents are the investments, but maturity period cannot exceed कितना डेज 90 डेज और क्या बोल सकते हो 3 मंथ्स बाद देखिए 90 डेज और 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कैश इक्विवेलेंट आप लोग बैलेंस शीट बनाने में भी यूज करते हैं, वहां भी काम आएगा कि किसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट्स। आगे लिखिए these type of investment should not be disclosed under the heading of investing activities। कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना नहीं जाएगा, बट these investments should be reported with opening and closing balances of कैश एंड बैंक अकाउंट। वो लास्ट में जो एड ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस अनलेस उसके बाद लास्ट में जो आता है क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, उसके साथ दिखाएंगे। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल मार्केटेबल securities, temporary investments या securities भी लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट लिख दो, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स। एक और एग्जांपल क्या दिए थे, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर। कौन सा प्रेफरेंस शेयर्स, विच आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन विद इन कितना डेज, विद इन 90 डेज और 3 मंथ्स। रीड करो इस नोट को बच्चे, रीड करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे इतना ही नहीं है और भी हो सकता है, तो एक्सेट्रा लिख दो, नहीं तो बोलो भैया बस इतना ही होता है। एक पूछ रहे बच्चे बैंक ओडी, उसका भी मैं जिक्र करूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। बैंक ओडी का भी कॉन्सेप्ट मैं अलग से डिस्कस करूंगा, अलग बात है, मैंने पहले क्लास में बताया था, मैं डिस्कस करूंगा बैंक ओडी भी, टेंशन ना लो, मैं बताऊंगा क्या करते हैं। उसको लेके कई अलग विचारधाराएं हैं, पर क्या सही है मैं आपको बताऊंगा। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, कैश इक्विवेलेंट, खत्म।